अमेरिका में एक खास प्रॉब्लम है। अमेरिका में कोई गन कंट्रोल लॉ नहीं है। आप जैसे पेप्सी का बॉटल खरीदते हैं वैसे आप असॉल्ट राइफल खरीद सकते हैं, एमुनिशन खरीद सकते हैं। इसमें फायरिंग के बाद भी जो रिएक्शन जो देखने को मिला कि तुरंत ट्रंप खड़े हो गए उठ के और फीस्ट ऊपर कर रहे थे। उस समय भी वो सिक्योरिटी के घेरे में नहीं थे, फिजिकली उनको सिक्योरिटी के एजेंट्स ने नहीं लिया था। तो इसीलिए कहता हूं कि हम लोग इस मामले में उन लोगों से बहुत बेहतर हैं। अमेरिका में क्या है कि परमानेंट ब्यूरोक्रेसी नहीं है। जब भी कोई प्रेसिडेंट बदलता है तो पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाता है। तो ये इस समय जो सीक्रेट सर्विस की जो चीफ जो महिला हैं वो पहले पेप्सी कंपनी की सिक्योरिटी चीफ थी। अब कॉरपोरेट सिक्योरिटी और वीवीआईपी सिक्योरिटी दोनों में कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। वीआईपी हैं, उनके हाइट से ज़्यादा ऊंचे हाइट के एजेंट्स उनके इर्द गिर्द रहें ताकि ज़रूरत पड़ने पे अपने शरीर से भी उनको शील्ड कर सकें। 2006 में मैं जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर था चेन्नई पुलिस में, और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। इसका जवाब मेरे से अच्छा अभिनव आप दे सकते हैं। आप युवा हैं। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हम बात करेंगे अमेरिका में जो 2 दिन पहले अमेरिका से जो खबर निकल कर आई कि डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चला, उसके बाद तमाम तरीके के सियासी हलचल भी अमेरिका में हुआ और देश और विदेश तमाम जगहों पे तमाम अखबार और तमाम टेलीविज़न में ये खबर हम सभी को देखने को मिला। लेकिन हम इस पे जरा पुलिस प्रशासन के जो लोग जिसमें काम कर चुके हैं, जो डीजीपी रैंक के आईएएस ऑफिसर रहे हैं, उनसे जरा हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें आखिर होता क्या है, सिक्योरिटी पर्पज से क्या कुछ किया जाता है। क्योंकि तमाम जगहों पर जब कोई राजनेता आता है तो उसमें बहुत सारा एक वीआईपी मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट को भेद के किसी नेता पर गोली चलाना एक बहुत कुछ सोचने पे एक मजबूर कर देती है देश के तमाम लोगों को, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, हर जगह के लोगों को सोचने पे मजबूर कर देती है। लेकिन इसी पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमिलनाडु से पूर्व डीजीपी और कांग्रेस नेता करुणा सागर जी हैं। जरा इनसे समझने का प्रयास किया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो घटना हुई उस पे और देश की और जो मुद्दे हैं उन पे क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ वहाँ पे उसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, आपने अपने बैकग्राउंड में काफ़ी बातें कही, तो मैं कुछ थोड़ा सा टेक्निकल लेकिन उसको दर्शकों के लिए जितने साधारण भाषा में बोल सकता हूँ बोलने की कोशिश करूँगा ताकि लोगों को समझ में आए कि वीआईपी सिक्योरिटी क्या है, उसके चैलेंजेस क्या हैं और उसमें मुश्किलात क्या आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो वीआईपी सिक्योरिटी का 2 पार्ट होता है। एक होता है प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी जो वीआईपी के इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी होता है, और दूसरा होता है पेरीमीटर सिक्योरिटी जो जहाँ पे जो भीड़ है उसको जो मैनेज किया जाता है। तो जो भी प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी जो होता है, वीआईपी के इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड एजेंसी के होते हैं। जैसे अमेरिका में उसको सीक्रेट सर्विस कहा जाता है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के लिए जैसे एसपीजी की सुविधा है और बाकी प्रोटेक्टिव्स के लिए दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं। और पेरीमीटर सिक्योरिटी जो होता है, जो क्राउड मैनेजमेंट का पूरा बंदोबस्त जो होता है वो लोकल पुलिस के पास होता है। अब इन दोनों में तालमेल की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि जो ये होते हैं पॉलिटिशियंस होते हैं वो एक तो आज टेलीविज़न का ज़माना है, इसके कारण वो विजिबिलिटी चाहते हैं। जो उनके ऑर्गेनाइजर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं और ये किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए एक नाइटमेयर होता है। मतलब जब उसको करना होता है तो वो बहुत ही परेशानी का सबब होता है। तो जैसे प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी में खास बात का ध्यान रखा जाता है कि जो वीआईपी हैं उनके हाइट से ज़्यादा ऊंचे हाइट के एजेंट्स उनके इर्द गिर्द रहें ताकि ज़रूरत पड़ने पे अपने शरीर से भी उनको शील्ड कर सकें। दूसरा, बुलेट प्रूफ सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा टेलीविज़न में जब वीआईपीज़ चलते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के,
तो जो सिक्योरिटी के जो उनके एजेंट्स होते हैं वो एक ब्रीफ केस की तरह लेके चलते हैं। वो एक्चुअली ब्रीफ केस नहीं होता है, वो बुलेट प्रूफ शील्ड होता है। और वो इसी तरह के सिचुएशन में होता है कि सपोज एक गोली चल गई और वो तो या जैसे ही कुछ लगा ऐसा तुरंत वीआईपी को उसका घेरा दे दिया जाए। और जो पेरीमीटर सिक्योरिटी होती है वो लोकल पुलिस के द्वारा किया जाता है। उसमें जो चैलेंजेस होते हैं वो होता है कि जो भीड़ है उसको कैसे सैनिटाइज किया जाए। सिक्योरिटी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर आदमी जो वीआईपी के पास पहुंचता है उसकी पहले फ्रिस्किंग हो चुकी हो। इसलिए जब भी कोई बड़े नेता का कार्यक्रम होता है तो आपने देखा होगा डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाया जाता है, फिर हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, महिलाओं के लिए फ्रिस्किंग करने के लिए केबिन होता है। तो इन चीज़ों के बावजूद क्या होता है कि जो लोकल ऑर्गेनाइजर्स जो हैं, जो नेता लोग लोकल ऑर्गेनाइज करते हैं, वो वीआईपी को चाहते हैं जितना भीड़ भरा इलाका हो ताकि उनको भीड़ लाने की मशक्क़त ना करनी पड़े। अब मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत उदाहरण देता हूँ। 2006 में मैं जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर था चेन्नई पुलिस में, और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। तो उनका एक कार्यक्रम लगना था। तो कार्यक्रम लगने के पहले सबसे पहले जो एसपीजी है उसकी एक एडवांस लाइजनिंग टीम आती है, सब कुछ चेक करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कैसे प्रोग्राम होगा, वीआईपी का क्या रूट होगा, क्या उनका सेफ्टी रूम क्या होगा, ये सारी चीज़ों के लिए। तो जो लोकल नेता वहाँ पर थे वो उनको बेसेंट नगर एक बीच का एक रास्ता है उसके चौराहे पर करना चाहते थे, और उस चौराहे के चारों तरफ हाई राइज बिल्डिंग्स थी। मैंने अपना सीधा कह दिया, मैंने कहा कि मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि यहाँ पे वीआईपी को सिक्योरिटी प्रदान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सारी हाई राइज बिल्डिंग को खाली करके सैनिटाइज करना बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा कई बार जहाँ वीआईपी का मूवमेंट होता है तो छतों पर पुलिस के लोग खड़े रहते हैं, तो उनका यही काम है कि वो उस बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जाए। जैसे इस केस में देखिए कि जिस घर के छत के से उसने किया वो लगभग वहाँ से 150 मीटर दूर था, और उस पर किसी सिक्योरिटी एजेंसी की कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये डेफिनेट फेलियर था। अगर वो इतना पास में था तो उसको पहले ही सैनिटाइज करना चाहिए था। वहाँ पर जो लोकल पुलिस के लोग हैं वो उनके ऊपर होने चाहिए थे, ताकि वो उसके ऊपर चढ़ के और इस तरह से स्नाइपर अटेम्प्ट नहीं कर सकता था। दूसरी बात, ये वीआईपी सिक्योरिटी में ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे हमारे यहाँ जो एसपीजी है बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है, और हमेशा इसको एक आईपीएस ऑफिसर हेड करता है, और लोकल पुलिस से, पैरामिलिट्री फोर्सेस से, मिलिट्री के लोग डिपुटेशन पे आते हैं, और उनकी पूरी ट्रेनिंग के बाद उनको सिक्योरिटी ड्यूटी पे लगाया जाता है। अमेरिका में क्या है कि परमानेंट ब्यूरोक्रेसी नहीं है। जब भी कोई प्रेसिडेंट बदलता है तो पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाता है। तो ये इस समय जो सीक्रेट सर्विस की जो चीफ जो महिला हैं वो पहले पेप्सी कंपनी की सिक्योरिटी चीफ थी। अब कॉरपोरेट सिक्योरिटी और वीवीआईपी सिक्योरिटी दोनों में कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। वहाँ तो आप बिल्डिंग को देखोगे, एम्प्लॉयज़ को देखोगे, तो उनकी उस तरह की ट्रेनिंग ही नहीं थी जो नहीं होनी चाहिए। डेडिकेटेड फोर्स है तो उसका हेड भी डेडिकेटेड फोर्स से ही होना चाहिए। लेकिन सर, अमेरिका जैसे देश में इस प्रकार की घटना, जो अमेरिका के तमाम लोग, देश के विदेश के लोग कहते हैं कि वहाँ का सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी अलग होता है हम लोग के से, लेकिन फिर वहाँ पे एक प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के ऊपर इस प्रकार की घटना ये सोचने पे तो मजबूर करती है उन देश के लोगों को, चाहे अन्य कंट्री के लोगों को, चाहे हमारे देश के नेताओं को। इस पर कुछ सोचना तो चाहिए, क्योंकि अमेरिका हर बात पे आके कहता है कि आप लोग का सिक्योरिटी इतना अच्छा नहीं है। जब आपका इतना अच्छा है तो आपका भी तो फेल हो रहा है। वो कहने की बात है। और अमेरिका में एक खास प्रॉब्लम है, अमेरिका में कोई गन कंट्रोल लॉ नहीं है।
आप जैसे पेप्सी का बोतल खरीदते हैं वैसे आप असॉल्ट राइफल खरीद सकते हैं, एमुनिशन खरीद सकते हैं। जबकि आप जानते हैं कि हमारे देश में एक लाइसेंसिंग की प्रणाली है और पूरे वेरिफिकेशन के बाद लाइसेंसेस दिए जाते हैं। तो वहाँ पर वेपन्स इतने ज़्यादा हैं और इसलिए आए दिन आप देखते हैं कि कोई आदमी किसी मॉल में घुस गया, 10-5 लोगों की हत्या कर दी, किसी स्कूल में चला गया, बच्चों की हत्या कर दी। तो ये सब जो गन कंट्रोल पॉलिसी नहीं है उसका एक मुख्य कारण है। से कुछ दिन पहले एक खबर आई अमेरिका से निकल के कि अमेरिका में एक एटीएम जैसा कुछ लगाया गया जिसमें आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस का वेरिफिकेशन कराते हैं और उससे गोली का, बंदूक का जो छर्रा होता है, वो हम लोग आम भाषा में उसको छर्रा कहते हैं, वो निकल के सामने आ रही है। तो क्या ये अमेरिका के लिए आने वाले समय में एक चैलेंज है लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से? अमेरिका के जो पब्लिक में ये हमेशा से डिबेट होता रहा है कि गन कंट्रोल लॉ होना चाहिए। और दूसरा कि ट्रेनिंग, जैसे इसमें फायरिंग के बाद भी जो रिएक्शन जो देखने को मिला कि तुरंत ट्रंप खड़े हो गए उठ के और फीस्ट ऊपर कर रहे थे, उस समय भी वो सिक्योरिटी के घेरे में नहीं थे, फिजिकली उनको सिक्योरिटी के एजेंट्स ने नहीं लिया था। तो इसीलिए कहता हूँ कि हम लोग इस मामले में उन लोगों से बहुत बेहतर हैं और हम लोग आज इस बात की चर्चा कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि अभी तक एसपीजी ने उस पूरे सारे जो वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल होंगे उनको लाके और उसकी समीक्षा की जा रही होगी और उसके आधार पर आगे की रणनीति सिक्योरिटी की बनेगी। देखिए, सिक्योरिटी समय समय पर बदलता रहता है। एक बार अनवर सदात की हत्या हुई थी, जब वो मिलिट्री का परेड देख रहे थे, सडनली किसी ने फायरिंग कर दी। उसके बाद पूरे विश्व में एक प्रणाली हो गई कि जब भी कोई मिलिट्री परेड होता है किसी वीवीआईपी के सामने, तो वो डमी वेपन्स होते हैं, उसमें से फायरिंग पिन हटा दिया जाता है, उसमें कोई गोली नहीं होती है, सारा चेक किया तो उसकी फायरिंग हो ही नहीं सकती, फायरिंग पिन रहता ही नहीं है। इसी तरह से आज एक ड्रोन एक समस्या है। ड्रोन के द्वारा किसी भी वीवीआईपी के जान को खतरा पहुंचाया जा सकता है और इसका कई देशों में उदाहरण भी मिला है। तो इसीलिए देखिए, हमारे यहाँ एक पॉलिसी है ड्रोन के बारे में, रेड, येलो एंड ग्रीन जोन, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है कि वो उसको डिक्लेयर करता है। इसलिए आप देखते होंगे कि जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त ऐसे समय होते हैं तो ड्रोन पे पाबंदी लग जाती है कि इस पूरे एरिया में, कहीं आप पूरे न्यू दिल्ली के एरिया में ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कोई भी ड्रोन अगर स्काई में है तो एनिमी ड्रोन है और उसको मार गिराना है। अच्छा, इस प्रकार के आप लोग को पहले बताया जाता है। जी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाके, अन्य देशों में जाके हमेशा कहते हैं, हर जगह पे कहते हैं कि हम अपने देश के युवाओं को काफ़ी रोजगार दे रहे हैं, एक बिजनेस के पर्पज से भी दे रहे हैं। रोजगार हमारे देश में है, हमारे देश के युवा बेरोजगार नहीं है, रोजगार की हमारे देश में कमी नहीं है। इसको आप किस प्रकार से? देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने 8 करोड़ नौकरियां और रोजगार दिए हैं। आपने प्रधानमंत्री की बात को इनफैक्ट कम कर दिया था जी। तो इसका पोल कल ही के दिन गुना में एक प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ। उसमें वहाँ के मंत्री भी चीफ गेस्ट थे और वहाँ के जो लोकल एमएलए पन्ना लाल साकिया है वो भी उसमें गेस्ट थे। और पन्ना लाल साकिया 2 बार से बीजेपी के एमएलए रहे हैं गुना से, अभी भी हैं। और उन्होंने कहा कि आप लोग ये डिग्री विग्री फाड़ के फेंक दीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग मोटरसाइकिल के पंक्चर का दुकान चला लीजिए। तो हमारे यहाँ जो रोजगार की जो कल्पना है ना, वो पकौड़ा तलना, चाय तो एक रोजगार। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत जगह देखा होगा, बोर्ड लिखा रहता है ग्रेजुएट पकौड़े वाला, MBA चाय वाला। तो प्रधानमंत्री ऐसे रोजगार की बात करते हैं। और देखिए, जो हमारे स्वयंभू प्रधानमंत्री हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं और भगवान विष्णु के अवतार हैं, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हैं। उन्होंने अपने युवाओं को ये भी बताया कि कैसे रोजगार में लागत कम की जा सकती है। उन्होंने बताया कि इस देश में गटर तो बहुत हैं,
कहीं आप चले जाइए, गटर की कमी नहीं है, और गटर से गैस निकलता है, वो गैस बदबू फैलाता है। तो आप उस गैस को पाइप में भर लीजिए और उससे आप चाय बनाइए। तो ये भी एक रोजगार भी होगा और लागत भी, कोई खर्च भी नहीं होगा। अब ये गटर के जो गैस वाली चाय का जो सिस्टम है, वो शायद हमारे प्रधानमंत्री जी जानते हैं। उन्होंने एक बार कहा कि हम गुजरात में जा रहे थे और देखे कि एक मोटरसाइकिल पे एक आदमी बड़ा सा ट्यूब, जो ट्रक का ट्यूब होता है, वो लेके जा रहा है। तो हमने उसको रोका कि भाई ये ट्यूब में क्या है। तो उसने कहा कि इस ट्यूब में गटर का गैस है और इसको ले जाके हम खेत में जो पानी का पंप होता है उसको चलाएंगे। तो प्रधानमंत्री यहाँ ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत में अल्ट्रासाउंड का नॉलेज था और इसके अवशेष मिले हैं कि उस जमाने में अल्ट्रासाउंड होता था। तो आप लोग तो आज अल्ट्रासाउंड के लिए किसी पैथ लैब में जाते हैं, वो टेक्नोलॉजी शायद आयुष मंत्रालय के पास हो तो सस्ता होगा और लोगों को मुहैया कराना चाहिए। और जब प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपको इस देश में 3 तरह के लोग नहीं मिलेंगे। जैसे पहले वो जिन्होंने प्रधानमंत्री के हाथों से बनाया हुआ चाय, जिस समय वो चाय बेचते थे, वो चाय पिया हो। ऐसा कोई आदमी नहीं मिला है जो उनसे चाय पिया हो। उसमें तो ऐसा भी हो सकता है ना सर कि उसमें प्रधानमंत्री कोई पहचानता नहीं होगा, छोटे से बच्चे थे, कौन पहचान। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। दूसरी बात, कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिन्होंने इनको हिमालय के पहाड़ों में तपस्या करते हुए देखा। और तीसरा, कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसने किसी विश्वविद्यालय में इनके साथ पढ़ाई की है। आपने स्कूल में किया होगा, प्राइमरी स्कूल में किया होगा, वहाँ भी आपके मित्र होंगे। हाई स्कूल में किया होगा, वहाँ भी आपके मित्र होंगे। फिर आपने जर्नलिज्म के कॉलेज में किया होगा, वहाँ के भी मित्र होंगे। मैंने लोयला स्कूल में पढ़ाई की, हमारा आज व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हम अभी भी जुड़े हुए हैं। हमने हंसराज कॉलेज में पढ़ाई की, वहाँ का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी लोग जुड़े हुए हैं। फिर मैं आईपीएस में रहा, उसका भी व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी सभी जुड़े हुए हैं। लेकिन इस 3 जो लोग हैं वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री चूंकि नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो उन्होंने ये सब काम अदृश्य होकर किया है और ये अदृश्य होने की शक्ति उन्हें है। तो इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं, रोजगार के बारे में भी वो जो चाहे कह सकते हैं। लेकिन पहले तो वो अपने जो एमएलए ने जिस तरह की बात की है उसी का जवाब दे दें। तो आपके हिसाब से देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिला, देश के युवा भी भटक रहे हैं, सच में भटक रहे हैं? इसका जवाब मेरे से अच्छा अभिनव आप दे सकते हैं। आप युवा हैं, आप भी रोजगार की तलाश में बिहार से आए, यहाँ पढ़ाई की और आज अपने बलबूते पर एक जर्नलिज्म कर रहे हैं और देख रहे हैं कि बिहार के करोड़ों लोग यहाँ पर कैसे रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, गुजरात में जब 5 नौकरी की बात हुई तो हजारों लोग आके वहाँ पर स्टैम्पेड हो गया। जब भी किसी भी राज्य में नौकरी की बात होती है, कितनी बार आपने सुना कि जब आर्मी का रिक्रूटमेंट होता था तो उसमें लाठीचार्ज हो जाता था, पुलिस के रिक्रूटमेंट के समय लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ता था क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए। और ये तो है अनएम्प्लॉयमेंट, उसके साथ साथ डिस्गाइज्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट है। डिस्गाइज अंडर एम्प्लॉयमेंट इसलिए, जैसे एक अगर आज किसी पीएन की बहाली भी हो ना, तो आप उसमें देखिए कि इंजीनियर्स और एमबीए वो सब भी अप्लाई करने पहुंच जाते हैं। तो इस समय इस देश में कम से कम 52% युवा जो है बेरोजगार है और लगभग इस देश का 25 से 30 करोड़ युवा
जॉब मार्केट से बाहर हो गया है, उसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है और उसको अब कोई उम्मीद नहीं रहा है इस व्यवस्था से कि इस व्यवस्था में उसको नौकरी मिल भी सकती है या किसी कोई रोजगार वो कर भी सकता है।